तो दोस्तों, एक बार फिर आपका बलजीत परमार पर यू में स्वागत है। पिछले बहुत दिनों से, ख़ास तौर पे जब से मुंबई में दो तीन लेटर बम छोड़े गए, जिनमें कुछ बड़े लेवल पे एलिगेशन लगाई गई कि मुंबई पुलिस हर हफ्ते या हर महीने कितने करोड़, कितने हज़ार करोड़ कमाती है, उसके चर्चे पूरे देश भर में मीडिया, सोशल मीडिया पे चले। और मुझे भी मेरे बहुत सारे चाहने वालों ने और ये चैनल देखने वालों ने सवाल किए कि क्योंकि मैंने मुंबई का तंत्र मंत्र, वहाँ का पुलिसिंग, पुलिस वर्किंग, वहाँ का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत करीब से देखा है, तो ये एक आग्रह किया था बहुत से लोगों ने कि मैं इस विषय में कुछ अपने ख्यालात आपसे साझे करूं। ये एक बहुत कम्प्लेक्स इशू है। रिश्वत, करप्शन, हफ्ता, उगराही और कहीं ना कहीं ये आगे चल के एक एक्सटॉर्शन का रूप भी ले लेती है। ये जो वारदात है, ये जो एक दस्तूर है, ये इतना गहरा फैला हुआ है, ऊपर से नीचे तक एक नासूर की तरह ये बन गया है अभी मुंबई के पुलिस सिस्टम में, जिसको मिटाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कम किया जा सकता है अगर कुछ अच्छे ईमानदार ऑफिसर और पॉलिटिशियन जो हैं वो कोई एक कंसल्टेड एफर्ट, एक बहुत सादे हुए तरीके से इसको ख़त्म करने की कोशिश करें। तो मेरे पास कोई कैलकुलेटर या पेन पेंसिल नहीं है कि मैं इसका टोटल लगा के आपको बताऊं कि कितना पैसा कैसे कैसे इकट्ठा होता है। मैं बोलता जाऊंगा, कैलकुलेटर आप खोल के रख लीजिए, टोटल आप लगाते रहिए और आप खुद अपना अंदाज़ा लगा लेना कि कितने करोड़, कितने सैकड़े करोड़, कितने हज़ार करोड़ हर महीने, हर हफ्ते किस तरीके से इकट्ठे किए जाते हैं। मैंने मुंबई में पत्रकारिता का दौर 1976 में शुरू किया और तब से बहुत करीब से ये सिस्टम देखा है। रोबेरो साहब के टाइम पे, जो मेरे पहले पुलिस कमिश्नर थे, जब मैंने क्राइम कवर करना शुरू किया और पुलिस से वास्ता पड़ा, जूलियो रोबेरो, जो बाद में पंजाब के और गुजरात के डीजीपी रहे, तो उनके समय पे करप्शन जो थी वो काफ़ी हद तक कम थी, लेकिन जहाँ थी वहाँ बहुत ज़्यादा थी। उस समय में पुलिस के 30 के करीब पुलिस स्टेशन थे, 4-5 जोन थे, 4-5 डीसीपी थे। और मुंबई में थोड़ा सा आपको बता दूं कि एक पुलिस स्टेशन का इंचार्ज एक सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस होता है, जो 3 स्टार ऑफिसर होता है, और उसके बाद वो प्रमोशन पे एसीपी बनता है या डीवाईएसपी, जिसको बाकी राज्यों में बोल देते हैं। तो 3-4 पुलिस स्टेशन का मिला के एक एसीपी होता था, और उसके बाद कोई 8, 10, 12 पुलिस स्टेशन, डिपेंडिंग ऑन दैट पार्टिकुलर जोन, एक डीसीपी होता था, और उसके ऊपर 2-3 एडिशनल सीपी रीजन होते थे, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 करके। तो रीजन का एक एडिशनल सीपी जो डीआईजी रैंक का ऑफिसर होता है वो होता था, और उसके बाद सीधा पुलिस कमिश्नर। तो एक एडिशनल सीपी क्राइम का हुआ करता था, बाकी रीजनल एडिशनल कमिश्नर होते थे, एक ट्रैफिक का होता था और एक एडिशनल सीपी एयरपोर्ट, स्पोर्ट्स वगैरह वो देखता था। तो ये एक स्ट्रक्चर था पुलिस का। तो उस ज़माने में भी कोई 4-5 पुलिस स्टेशन ऐसे थे जिनको बड़ी प्राइम पोस्टिंग कहा जाता था। जैसे कोलाबा पुलिस स्टेशन हुआ, उसके बाद लमिंगटन रोड हुआ, उसके बाद नागपाड़ा, डोगरी, जहाँ अंडरवर्ल्ड के बहुत बड़े अड्डे थे, उसके बाद सवर्ज में मटुंगा पुलिस स्टेशन, जहाँ पे वरदाराजन मुडलियार और छोटा राजन, बड़ा राजन, इस किस्म के जो गैंगस्टर थे, थापा, अशोक जोशी, ये लोग जहाँ ऑपरेट करते थे, वो मटुंगा एरिया जो था उसको जोन 4 कहते थे, उसका एक डीसीपी हुआ करता था, और उसमें 4-5 पुलिस स्टेशन थे।
तो ये एक स्ट्रक्चर था जिस पे हफ्ता वसूली जो है वो की जाती थी और कैसे की जाती थी। तो जो चुनिंदा पुलिस स्टेशन थे पूरे शहर के, जिनमें डीएन नगर एक था, सहार एयरपोर्ट एक था, बैंड्रा गिना जाता था, इस तरह से जो 11-12 पुलिस स्टेशन थे 30 में से, वो प्राइम पोस्टिंग्स की तरफ से गिने जाते थे। और वहाँ का जो पुलिस सीनियर इंस्पेक्टर होता था वो काफ़ी बड़े लेवल पे उसको बिना मांगे बैठे बैठाए हर तरफ से हफ्ता जो था वो हफ्ता उसको कह देते, लेकिन पैसे महीने के बाद ही आते थे। पुराने ज़माने में हर हफ्ते में हफ्ता लिया करते थे, बाद में महीने का होगा, लेकिन उसका नाम जो है वो हफ्ता ही रहा। आप सोचेंगे कि पैसा आता कहाँ से है। अब एक मैं पुलिस स्टेशन की एग्जांपल देता हूँ आपको, लेमिंगटन रोड पुलिस स्टेशन, जो उस ज़माने में सबसे ज़्यादा पैसे की कमाई किया करता था। वो ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे प्रोस्टिट्यूशन के ऑर्गेनाइज्ड अड्डे चला करते थे। सैकड़ों की गिनती में लड़कियां वहाँ पे जिस्म फरोशी का धंधा करती थी और उनकी आकाएँ उनको सुपरवाइज करते थे। पॉलिटिकल पैटर्नेज थी, अंडरवर्ल्ड की पैटर्नेज थी और पुलिस स्टेशन की सरपरस्ती थी। तो आप अंदाज़ा लगा लिए जिस एरिया में तकरीबन 30-35 हज़ार औरतें इस जिस्म फरोशी के धंधे में लगी हों, तो वहाँ पे हर महीने कितना पैसा आता होगा। और उसके साथ साथ जहाँ प्रोस्टिट्यूशन होती है वहाँ जुए के अड्डे, शराब के अड्डे और इस किस्म के दूसरे इलीगल काम, मटका के बिजनेस, ड्रग का धंधा और डिफरेंट पॉलिटिकल गैंग्स जिनको गली के दादा बोलते थे, तो वो सब उनका काम रहता था। 2 नंबर के काम, 2 नंबर की कमाई, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन जहाँ तक हफ्ता पेमेंट की बात होती थी वो बड़ी ईमानदारी से किया जाता था। अगर वो हफ्ता किसी महीने कम मिला पुलिस को तो इमीडिएटली वो पकड़े जाते थे। जैसे हमारा सरकारी दफ्तरों में ऑडिट होता है, वो हेरा फेरी पैसे की पकड़ लेते हैं, तो पुलिस का एक जो अनडिक्लेयर्ड, एक अननोन जो एक ऑडिट डिपार्टमेंट है वो पकड़ लेता था कि इस हफ्ते आपका इस महीने में आपका जो पैसा कम क्यों आया। तो देने वालों को एक्सप्लेन करना पड़ता था कि पिछले महीने में ये नवरात्रे आ गए थे, जब वो पूजा का सीज़न आ गया था, जहाँ को कम्युनल वायलेंस हो गई थी एरिया में, तो हमारा प्रोस्टिट्यूशन का धंधा जो है वो बराबर नहीं चला, इसलिए इस महीने की कमाई कम हुई, तो आपका जो हफ्ता है वो कम दिया जाता है। तो ये बहुत सुनने में, देखने में अजीब लगता है, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है। उसके बाद लेमिंगटन रोड जो था वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट्स का बहुत बड़ी मार्केट वहाँ पे, मुंबई की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है वो लेमिंगटन रोड में है। तो वहाँ पे सैकड़ों दुकानें जो हैं वो इलीगल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और उनके स्पेयर पार्ट्स स्मगलिंग करके मंगवाते थे और वो सस्ते भाव पे बेचते थे, बिना बिल के, बिना टैक्स के। और उनमें कुछ चीज़ें जो थी वो डुप्लीकेट भी हुआ करती थी, जो हांगकांग, ताइवान से आया करती थी। तो वो एक बड़े लेवल पे इलीगल बिजनेस चलता था। उसके जिन लोगों ने खरीदते थे उनको कंप्लेंट होती थी तो वो लेमिंगटन रोड पुलिस स्टेशन में शिकायत लेके आते थे। तो जिन आदमी ने वो चीज़ बेची होती थी उसको बुला के इंक्वायरी होती थी, तो लेन देन करके वो मामला सेटल कर दिया जाता था। किसी के पास कोई सबूत नहीं होता था कि किसी ने क्या बेचा, खरीदने के पास सबूत नहीं है कि उसने कहाँ से खरीदा। तो वो जो सेटलमेंट होती थी वो उससे बचने के लिए, या पुलिस कंप्लेंट से बचने के लिए, वो सैकड़ों दुकानदार उस पुलिस स्टेशन को रेगुलर हफ्ता देते थे। उसके बाद एक मोटर स्पेयर पार्ट्स की सबसे बड़ी मार्केट मुंबई की जो है वो लेमिंगटन रोड में है। उसमें बड़े कॉस्टली जो पार्ट्स कारों के होते हैं, जैसे बाल बियरिंग्स हुए, तो इस किस्म की आइटम जो हैं वो नकली आती थी। अब असली उस ज़माने में बाल बियरिंग एक सेट जो 4000 का होता था, वो वहाँ पे आपको नकली जो 1800 का होता है वो आपको 4000 में बेच देते थे। और लोग वो खरीद के जब लगाते थे अपनी गाड़ियों में तो गाड़ियाँ फिर ख़राब हो जाती थी। तो नकली की कंप्लेंट करने आदमी कहाँ जाए।
वो फिर पुलिस में जाते थे कि हमारे साथ ठगी होगी, हमारे साथ ये बेइंसाफ़ी हो गई। तो उसकी सेटलमेंट करने से बचने के लिए वो बड़े बड़े जो स्पेयर पार्ट्स के दुकानदार थे वो लोकल पुलिस स्टेशन को हफ्ता देते थे। इसी तरह एक वहाँ पे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग अड्डा था जिसको कांग्रेस हाउस बोलते। कांग्रेस हाउस इसलिए बोलते हैं कि उस छोटी सी गली में जो ब्रिज के साथ है और लेमिंगटन रोड मार्केट से जाती है, वहाँ पे एक ज़माने में कांग्रेस का हेडक्वार्टर हुआ करता था मुंबई का। बड़े बड़े लीडर पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, ये सब उस ऑफिस में मीटिंग्स किया करते थे। रहने की जगह भी थी, रहते भी थे। तो जो आज़ादी की मूवमेंट के टाइम पे बड़ी बड़ी सभाएं, मीटिंग्स उस कांग्रेस हाउस में हुई। तो वो पूरे एरिए को कांग्रेस हाउस कहने लगे। वहाँ 20-25 बिल्डिंग्स हैं उसके आसपास। उसके सामने जो मुंबई का सबसे बड़ा डांसिंग गर्ल्स का जो अड्डा है उसको भी कांग्रेस हाउस कहते हैं। तो जितनी बार्स मुंबई में हैं उनमें 90% लड़कियां जो डांस करने वाली हैं, नाचने वाली, मुजरे वाली, वो सब कांग्रेस हाउस से जाया करती थी। शाम को 7-8 बजे उन्होंने टैक्सियां भर भर के, गाड़ियां भर भर के वहाँ से निकलती थी और उनके लिए एक टाइम लिमिट थी कि सुबह 4 बजे के पहले पहले सबको वापस आना पड़ता था। तो जेल की तरह वो एक पूरा कम्प्लेक्स था बिल्डिंग्स का। एक बहुत बड़ा गेट था, एक ही एंट्रेंस थी और एक ही वो एग्जिट पॉइंट था। और उस गेट की रखवाली बहुत बड़े लेवल के दादा, बॉडी बिल्डर टाइम किस्म के, बाउंसर जैसे हम बोल देते हैं आजकल, वो लोग उस गेट की रखवाली किया करते थे। बाहर का आदमी अंदर नहीं जा सकता, अंदर का बाहर नहीं आ सकता। कोई लड़ाई झगड़े का कोई वहाँ पे मौका नहीं मिलता था, क्योंकि बदमाश हमेशा वहाँ गेट पे खड़े रहते थे। बहुत बार वहाँ गोलियाँ चली, तलवारें चली, पेट्रोल बम फेंके गए, सोडे वाटर की बॉटल्स, ट्यूब लाइट से अटैक हुए। तो वो एक बहुत सेंसिटिव एरिया गिना जाता था और उसकी बहुत बड़े लेवल पे जो कमाई होती थी उसका बड़ा एक हिस्सा पुलिस को प्रोटेक्शन मनी के रूप में हर महीने दिया जाता था। तो उसके अलावा जो सड़कें हैं वहाँ की छोटी छोटी, उस एरिया में गलियाँ हैं, उनमें जो लोग पानी पूरी का, गोलगप्पे का बिज़नेस करते हैं या फास्ट फूड का बिज़नेस करते हैं, चाय की दुकानें हैं, वो सब इल्लीगल हैं जो फुटपाथ पे लगती हैं। उसका रेगुलर पैसा पुलिस स्टेशन को मिलता था हर महीने। उसके अलावा पार्किंग जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे है, वो रेगुलर एक पैसे का सोर्स पुलिस स्टेशन के लिए बनता था। और हंसी की बात ये है कि कुछ बड़े लोग जिनके पास बड़ी गाड़ियाँ, अमीर लोग थे, मर्सिडीज उस टाइम पे ज़्यादा हुआ करती थी, उसको कई लोग तो पुलिस स्टेशन के कंपाउंड में खड़ा करके जाते थे और उसका हर महीने पैसा देते थे पार्किंग का। ये कमाल की बात है। और वो एक ऐसा पुलिस स्टेशन है जिसमें एक मंदिर बना हुआ है। और वो, हालांकि जो पुलिस स्टेशन है वो सर्वधर्म लोगों के लिए होता है और वहाँ किसी एक धर्म का कोई पूजा करना, पाठ करना, ये कानूनी तौर पे वर्जित है। लेकिन पता नहीं कैसे आज तक भी वो मंदिर जो है वहाँ पे चलता है और हर महीने पुलिस के जो लोग उस मंदिर को चलाने में पुजारी के साथ मिलके वो अपना जो रिश्वत का, हफ्ते का पैसा वो मंदिर के नाम पर सीधे कटवा के भी उगराही किया करते थे। तो इस किस्म के बहुत सारे रैकेट्स उस एरिया में चलते थे। और उसके अलावा सबसे बड़ा रैकेट जो था वो ड्रग मैनेज था। आप अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ पे इतने बड़े लेवल पे प्रोस्टिट्यूशन हो, प्रोस्टिट्यूशन के अड्डे हों, उनके वहाँ दलाल गलियों में खड़े हों और जुए के अड्डे, दारू के अड्डे, शराब के अड्डे, तो उनके साथ साथ नशा पूरा करने के लिए ड्रग का इल्लीगल धंधा बहुत बड़े लेवल पे चलता था। तो पूरे मुंबई से छोटे लेवल पे ड्रग लेने वाले लोग उस एरिया में आते थे। भांग हो, चरस हो, अफीम हो, कोई भी नशा आपको चाहिए वहाँ पे अवेलेबल होता था। और उसके जो वो तो पूरा इल्लीगल बिजनेस है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो पैसा पुलिस स्टेशनों को मिलता था। और उसके अलावा जो गाड़ियाँ पार्किंग का पैसा, और वहाँ पे कुछ काफ़ी होटल्स भी थे, रेस्टोरेंट थे बड़े बड़े,
और एक रेस्टोरेंट में अगर पार्किंग की जगह नहीं है तो उसका बिजनेस आधा रह जाता है। उसके अलावा इतने बड़े लेवल पे काम होने से आप अंदाज़ा लगा लो, जहाँ पे 1 लाख के करीब टोटल एस्टेब्लिशमेंट्स उस एरिया में पड़ती हैं, छोटी से लेके बड़ी तक। या 1 लाख ऐसी एंटिटीज़ हैं जो जिनको हर महीने हफ्ता देना पड़ता था। मैंने आपको कैलकुलेटर रखने को इसलिए बोला था कि आप अभी ज़रा टोटल करना शुरू कर दीजिए कि अगर 1 लाख लोगों से हर महीने 100 रुपया भी पुलिस वाले लेते हों तो कितने करोड़ हो जाएगा। अगर 200 हर महीने लेते हों तो कितना हो जाएगा, और 500 1000 लेते हों हर महीने तो कितना होगा, ये अंदाज़ा आप लगाते रहिए। ये एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ एक पुलिस स्टेशन की, कि इसी तरह से मुंबई में उस टाइम पे 11-12 पुलिस स्टेशन ऐसे थे जिनमें गिनती देने वालों की, पैसे देने वालों की गिनती इतनी थी, धंधे अलग हो सकते हैं। जैसे माटुंगा पुलिस स्टेशन, दूसरी मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। माटुंगा पुलिस स्टेशन में प्रोस्टिट्यूशन तो थी नहीं, लेकिन दारू के अड्डे और जुए के अड्डे, मटके के अड्डे मुंबई से सबसे ज़्यादा थे। उसके बाद इलीगल गराजेस, जितनी मुंबई की टैक्सियां हैं उस ज़माने में, जो 1.5-2 लाख टैक्सी हुआ करती थी, बाद में कम हो गई, तो वो टैक्सियों की 50% टैक्सियां जो हैं वो साइन कोलीवाड़ा एरिया में, धारावी में, मटुंगा में और रिपेयर होती थी। इतनी वर्कशॉप्स थी। और उसके साथ जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो रिपेयर करना, जितने बड़े बड़े गराजेस जो थे गाड़ी रिपेयर करने के, डेंटिंग वर्क, पेंटिंग वर्क, इंजन रिपेयरिंग, फैब्रिकेशन, तो कोई ऐसा काम बताइए जो गाड़ी का उस एरिया में नहीं होता था। सैकड़ों गैराजेस वहाँ पे थे और सब के सब इलीगल। और कई ऐसे भी गैराज थे जो जो ऐसा काम करते थे जो मुंबई में और कहीं नहीं हो सकता था। जैसे इम्पोर्टेड गाड़ियाँ ठीक करने का सबसे बड़ा गैराज जो है वो ऑस्टन गैरेज है, वो साइन कोलीवाड़ा में है। और वो अच्छी सरदार फैमिली है जो बड़ी ईमानदारी से वो बिजनेस करते हैं। पुराने ज़माने में जो ऑस्टन गाड़ियाँ आती थी इंग्लैंड से, उनसे उनका नाम पड़ा था ऑस्टन गैरेज। और करीम लाला की गाड़ियाँ भी उनकी जो थी उनके टाइम पे वो उसी गराज में ठीक हुआ करती थी। तो ये साइन कोलीवाड़ा का और मटुंगा पुलिस स्टेशन, धारावी और चैम्बूर एरिया, उसके साथ दादर का कुछ एरिया, वडाला का कुछ एरिया, प्रतीक्षा नगर एरिया, ये सब सरदार नगर एरिया, बहुत बड़ा एरिया था उस पुलिस स्टेशन का। उसके अलावा सबसे बड़ा जो अंडरवर्ल्ड का बिजनेस चलता था, जिसको हम लैंड लॉर्ड्स बोलते थे, जो ज़मीन काबू करके, स्लम लॉर्ड्स, सरकारी ज़मीन काबू करके वहाँ पे घर बना के, सड़कें बना के, उनको इलीगल पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, ये सब प्रोवाइड करते थे। और उन स्लम लॉर्ड से रेगुलर बहुत बड़े लेवल पे हफ्ता जो है वो पुलिस स्टेशन को पहुंचता था। और इलिसिट लिक्कर का सबसे बड़ा अड्डा, जो घर की निकाली दारू जिसको हम बोलते हैं, हूच जिसको अंग्रेज़ी में बोला जाता है, तो हूच के सबसे बड़े अड्डे जो हैं वो इसी एरिया में थे। और उसके बाद जितना इलीगल शराब की बॉटलिंग करने का, डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो था, वो पूरा मटुंगा पुलिस स्टेशन के नीचे था। और जितनी गाड़ियाँ शहर में एंटर होती थी मुंबई में, दारू की भरी हुई या ड्रग की या और इलीगल बिजनेस, सामान लेके आना, स्मगलिंग का सामान, उस टाइम पे स्मगलिंग बहुत चलती थी, कपड़ा होता था, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स थी, वो सब उसी रास्ते जो गुजरती थी और उनसे रेगुलर हफ्ता वसूलना, ये पुलिस का बहुत बड़ा बिजनेस था। और देखिए आप, रिश्वत की एक बात मैं और बता दूं आपको। वहाँ पे उस ज़माने में जो सीनियर इंस्पेक्टर थे मटुंगा पुलिस स्टेशन के, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, वो उनकी बेटी की शादी थी। और उस पुलिस स्टेशन में कुछ 70-80, 60-70-80 घर भी हैं पुलिस वालों के, जहाँ पे रहते हैं वो, पुलिस क्वार्टर्स जिसको बोलते हैं, वो भी पुलिस स्टेशन के कंपाउंड में हैं। और जब वो इंस्पेक्टर साहब की बेटी की शादी हुई तो उस ज़माने के जो सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड के डॉन थे, वरदाराजन मुडलियार, उन्होंने 300 के करीब ब्लैक एंड वाइट टीवी सेट गिफ्ट किए थे हर पुलिस वाले को वहाँ पे।
जो पुलिस स्टेशन में तैनात थे उनको एक एक टीवी सेट फ्री दिया, और जितने घर थे वहाँ पे सब घरों में एक एक टीवी सेट फ्री दिया। तो इस किस्म की रिश्वत देखिए आप, और जब इतने बड़े लेवल पे आपको ब्राइब किया जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो अंडरवर्ल्ड का डॉन जो था वो उस एरिया में बादशाह गिना जाता था। और जब पुलिस स्टेशन में आता था वरदाराजन मुडले और मटुंगा पुलिस स्टेशन में, तो सीनियर कोई भी हो, सीनियर इंस्पेक्टर पुलिस जो है वो सामने वाली कुर्सी पे बैठता था और वरदाराजन उसकी कुर्सी पे बैठता था। ये होता है हफ्ता देने का, पैसा देने का अंजाम। तो पुलिस वाले एक तरह से बेबस होते थे अंडरवर्ल्ड के सामने, क्योंकि उनको बहुत बड़े लेवल पे पैसा मिलता था। और मटुंगा में जितने बड़े जुए के अड्डे थे, जो जहाँ पे करोड़ों रुपए का जुआ रोज़ लगता था, मटके के अड्डे जो पूरी एरिया में इतने थे कि करोड़ों रुपए का मटका रोज़ का लगता था। उसमें कमीशन जो है वो अंडरवर्ल्ड को मिलता था, और उसका महीने का हफ्ता जो है वो पुलिस को पहुंचाया जाता था। तो दोस्तों बात यह है कि वहाँ भी तकरीबन 1 लाख से करीब लोगों से हर महीने हफ्ता पुलिस स्टेशन को आता था। आप अंदाज़ा लगा लो कितने रुपए अगर हर महीने मिलते होंगे तो 1 लाख लोगों से कितने मिलते होंगे। तो ये एक हफ्ता वसूली की एग्ज़ाम्पल है, और ये आज से नहीं, वहाँ पे सदियों से चली आ रही है। और जब भी कोई नया पुलिस कमिश्नर आता है तो अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहला वादा उसका ये होता है कि मैं पुलिस फोर्स में जो करप्शन है वो कम करने की पूरी कोशिश करूँगा। और उसके बाद जो पुलिस स्टेशन के अंदर पोस्टिंग लेने का जो रैकेट है वो सबसे बड़ा है। अब कोई भी पुलिस वाला ऐसे पुलिस स्टेशन में काम नहीं करना चाहता जहां उसकी आमदन कम हो। तब सैलरी बहुत कम होती थी, आज भी कंपैरेटिवली बहुत कम है। तो हर पुलिस वाला, वो कांस्टेबल हो या सब इंस्पेक्टर हो या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो या असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर हो, एपीआई, तो सबको ऐसा पुलिस स्टेशन चाहिए जहाँ से उनकी जो मंथली आमदन है वो बहुत ज़्यादा हो। और उसके लिए पहले उनको पैसा देना पड़ता है वहाँ पोस्टिंग करवाने के लिए। तो जो रिश्वत का जो चक्र है, ये काल चक्र, ये शुरू होता है पोस्टिंग से। जब आप लाखों करोड़ों रुपये दे के पोस्टिंग करवाते हो एक पुलिस स्टेशन में, पहले तो आप उसको रिकवर करते हो, अपना जो पैसा लगाया हुआ है वो रिकवर करने के चक्कर में आप करप्शन के चक्कर में फंस जाते हो, और उसके बाद जहाँ भी जाओगे तो आपकी वो करप्शन चालू रहती है, जारी रहती है। तो ये जो है एक इसके अंदाजे जो हैं वो अलग अलग लोग लगाते हैं। कोई कहता है ये 4,000 करोड़ का साल का रैकेट है, कोई कहता है ये 40,000 करोड़ का है। उसके बाद एक जो तकरीबन हर पुलिस स्टेशन में जो ओवर द ईयर तक डेवलपमेंट हुई, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन और लीगल कंस्ट्रक्शन। और ये कहावत है मुंबई में कि कोई भी कंस्ट्रक्शन, भले वो एक फ्लैट की हो या एक झोपड़े की हो या एक हाई राज की हो, वो बिना करप्शन के नहीं होती। उसमें बहुत, जब आपने एक ज़मीन एक्वायर करनी है, वहाँ पे 100 झोपड़े हैं, झोपड़पट्टियाँ हैं, उनको खाली करा के आपने बिल्डिंग बनानी है, तो उसमें सबसे बड़ी हेल्प आपकी लोकल पुलिस स्टेशन करती है। अब जो बिल्डर जो है वो 150 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट कर रहा है, उसको 5-10 करोड़ रुपये पुलिस को देने में कोई हर्ज नहीं होता, वो उसका काम आसानी से हो जाता है। और बिल्डर के लिए ये कोई बड़ी रकम नहीं है। जिस एरिया में जब बिल्डिंग बन के एक फ्लैट की कीमत 2.5-3 करोड़ हो, तो उसमें से अगर उसने 2 फ्लैट पुलिस को दे भी दिए, या 2 फ्लैट का पैसा 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़ उसने अगर पुलिस को दे भी दिया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको बनाओ जो उसकी जो खर्चा है बनाने का वो 1300-1400 रुपये पर स्क्वायर फीट आता है, और बेचा जाता है 3-4 हज़ार पर स्क्वायर फीट। तो ये बहुत बड़ा रैकेट है, और जो आज तक चल रहा है पिछले 30-35 साल से, हर एरिया मुंबई का रीडेवलप हो रहा है। रीडेवलपमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बाकी एजेंसी भी पैसे खाती हैं, बीएमसी हुई, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट हुआ, फायर ब्रिगेड हुआ, हेल्थ डिपार्टमेंट, कोई 30-32 किस्म के लाइसेंस लेने पड़ते हैं एक बिल्डिंग बनाने के लिए या एक छोटा सा बिजनेस चलाने के लिए, और किसी के पास भी इतने लाइसेंस नहीं होते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक छोटी सी टी स्टॉल और वड़ा पाव सेंटर, या जिसको हम यहाँ पे ब्रेड वगैरह, यहाँ वेजिटेबल सैंडविच वगैरह आपने फुटपाथ पे बेचने हैं, तो आपको मुंबई में उस आदमी को कम से कम 15-16 लाइसेंस लेने पड़ेंगे। और वो आदमी जिसका कोई एड्रेस नहीं है मुंबई में, कोई यूपी से आया, कोई बिहार से आया, कोई तमिलनाडु से आया, वो आके अपने एक छोटा सा छाबड़ा लगा लेते हैं। ना तो उसके पास हेल्थ डिपार्टमेंट का लाइसेंस होता है, ना बीएमसी का लाइसेंस होता है, ना उसके पास सैनिटरी डिपार्टमेंट का होता है। वो गैस स्टोव चला रहा है, उसके पास कोई फायर ब्रिगेड का लाइसेंस नहीं है, उसके पास एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट का लाइसेंस नहीं है जहाँ पे गैस स्टोव चला रहा है। तो कहने का मतलब इतनी उसको जो परमिशन लेनी पड़ती हैं, वो सबसे बचने के लिए उसको सबसे बड़ी प्रोटेक्शन जो है वो लोकल पुलिस स्टेशन से मिलती है। तो वो सबका हफ्ता पुलिस स्टेशन को जाता है। तो ये हज़ारों करोड़ों रुपए की इल्लीगल जो इंडस्ट्री मुंबई में चलती है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो लोकल पुलिस स्टेशन को जाता है, और इस बहाने से पूरी पुलिस स्टेशन को जाता है। नीचे से लेके ऊपर तक बड़ी ईमानदारी से सबका हिस्सा सब तक पहुंचता है, और जब जहां नहीं पहुंचता है वहां पे ट्रांसफर्स का दौर शुरू होता है। ऑफिसर बदले जाते हैं, नए आते हैं, वो फिर नए ऑफिसर आने का पैसा देते हैं लगने का। तो ये एक विशेष सर्कल जो वसूली का चलता है, सरकारी वसूली का, ये चलता रहता है। अभी आपने देखा जो वज़े ने जो अपने लेटर में इल्ज़ाम लगाया कि जो होम मिनिस्टर था वो मेरे से 100 करोड़ रुपया रोज़ का मांग रहा था। ये कोई बड़ा इल्ज़ाम नहीं है। 100 करोड़ रुपया महीने का बहुत छोटी रकम है। हज़ारों करोड़ों में कहता तो शायद मान जाता मैं, लेकिन वो झूठ बोल गया बेचारा अपने आप को बचाने में। तो ये बहुत हज़ारों लाखों करोड़ों का रैकेट है जो ऑर्गेनाइज चल रहा है। अंडरवर्ल्ड के ख़त्म होने के बाद पूरा वो पैसा जो अंडरवर्ल्ड कलेक्ट करता था, अपना हिस्सा रख के बाकी पुलिस को देता था, वो आज के दिन में पूरे का पूरा पुलिस को जाता है। और इसमें कुछ जो ईमानदार ऑफिसर आते भी हैं, वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि उसके ऊपर जो पैसा पॉलिटिशियन को जाता है, जो इलेक्शंस में उनके काम आता है, जो पॉलिटिशियन अपनी मौज मेले के लिए इकट्ठा करता है, उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। जब तक ये पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस बॉम्बे से ख़त्म नहीं होगा, पुलिस का ये नेक्सस ख़त्म नहीं होगा, तो ये हफ्ता वसूली का रैकेट चलता रहेगा। अगले हफ्ते आपको कुछ और बताएंगे इसी किस्म की बातें और डिटेल के साथ, कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो हैं ख़ास तौर पे वो इसका जो हफ्ता वसूली के ऑर्डिनरी रैकेट से जो इसको एक्सटॉर्शन और प्रोटेक्शन का जो एक ऑर्गेनाइज धंधा बनाते हैं, वो कैसे चलता है, वो आपको अगले हफ्ते बताएंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।